नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी की पहल पर मोहर लगी है। साइबर पुलिस स्टेशन की ई थाना के रूप में मंजूरी मिली है। CCTNS योजना के तहत यह मंजूरी दी गई है। वाहन चोरी के मुकदमे अब ऑनलाइन दर्ज हो सकेंगे। कागजात खोने के मुकदमे भी ऑनलाइन हो सकेंगे दर्ज। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजभवन से मंजूरी के बाद आदेश जारी हुए हैं। तो ऑनलाइन मुकदमे अब किए जा सकेंगे, इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा आदेश जारी हो गए हैं। सीएम धामी की पहल है ये, जिस पर मोहर लगी है। साइबर पुलिस स्टेशन की ई थाना के रूप में मंजूरी हो गई है। रोहित संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए खासकर उत्तराखंड राज्य में बात करते हुए थाने की काफी आवश्यकता थी, जिसके मद्देनजर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की थी। इसमें यह कहा गया था कि जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको इस थाने के रूप में विकसित किया जाएगा, उसको इस रूप में मंजूरी दी जाएगी ताकि जो आम जनता को काफी सहूलियत होगी। क्योंकि अमूमन तौर पर देखें तो वाहन चोरी हो या फिर कागजात कहीं गायब होने या फिर चोरी होने के मामले में लोगों को जो है थाने के चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे में उनको काफी सहूलियत होगी कि वह घर बैठे ही जो है इसका जो है मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, FIR करा सकेंगे। तो इसको लेकर के जो है अब मंजूरी मिल गई, जिसका प्रस्ताव तैयार करके राजभवन भेजा गया था। लिहाजा राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जो है अब अपर मुख्य सचिव जो है राधा रतूड़ी, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। और ऐसे में अब जो खासकर साइबर पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो वह इस थाने के रूप में अब जाना जाएगा और तमाम जनता को दिक्कतें होती थी। रोहित, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की पहल है, ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे हालात क्यों बने? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां पुलिस के ऊपर एक अलग से दबाव रहता था, तो वहीं जब वाहन चोरियों के मामले सामने आते थे या फिर कागज गायब होने के मामले सामने, तो इससे बर्डन जो है पुलिस का बढ़ जाता था और जनता को बार बार उसके चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इसको लेकर के इस प्रक्रिया को डिजिटल के रूप में विकसित किया गया है, ताकि इससे जनता को जो है इधर तो भागना नहीं पड़ेगा या चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक जो लिंक उनके जारी किए गए हैं उस लिंक पर क्लिक करके जो है वहीं पे ही FIR दर्ज करा सकेंगे। तो ऐसे में सहूलियत होगी, लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और बल्कि पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा कि एक साथ तमाम जानकारी उनको मुहैया हो पाएंगी। क्योंकि घर बैठे इंसान अपलोड करते हैं सारे डिटेल्स, तो वहाँ घर बैठे सारे कागजात उसके पास रख करके सारी जानकारी अपलोड कर पाएंगे। वही अगर आप थाने की बात करें, थाने में जब वो जाते हैं शिकायत दर्ज करने के लिए, FIR लिखवाने के लिए, तो उस दौरान तमाम कागजात घर पे भूल जाते हैं, फिर कहीं और नहीं हो पाता उनके पास। तो ऐसे में उनके पास सहूलियत रहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वहाँ पर, और ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वो वहाँ पे अपलोड करके सारी जो है स्टेटस वहाँ पे जान सकेंगे, क्योंकि गाड़ी मिली नहीं मिली, कागजात की कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। ऐसे में घर बैठे जो है आम लोग जो है, आम जनता जो है, पूरी स्थिति की रिपोर्ट उनको आसानी से उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली है। आपदा और विकास कार्यों को लेकर बैठक की गई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी इस दौरान बैठक में चर्चा हुई। कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी बैठक का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की है, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों की टीम इस दौरान मौजूद रही है। सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय अधिकारियों की ये बैठक हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। आपदा और विकास कार्यों पर भी इस दौरान मंथन हुआ है, समीक्षा की गई है। विश्व प्रसिद्ध चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम मंदिर के दीवार पर दरार आ गई। बद्रीनाथ मंदिर के दीवार पर दरार आने के बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उसका मुआयना भी कर लिया है। इसके साथ ही इसके उपचार के लिए एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को इसकी जानकारी तक नहीं है। दरअसल जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बद्रीनाथ धाम की दीवार में आई दरार को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि बद्रीनाथ का क्षेत्र सेस्मिक जोन में आता है, यही वजह है कि वहां की भूमि ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं दी गई। तो बड़ी हैरानी की बात है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मुआयना भी कर लिया है विभाग ने, लेकिन अभी तक मंत्री को इसकी जानकारी नहीं। अब उसमें हमें जानकारी मिलेगी, अभी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सेस्मिक जोन है और यहाँ धरती ऊपर नीचे जाती रहती है। तो अगर वो चीज आई है तो उसको रिपेयर किया जाएगा, देखा।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजापुर गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री ने विभागीय बैठक ली है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पूरा नेटवर्क फैला दिया गया है। मोदी सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में देश के लोगों को दिया जा रहा है। समान नागरिक कायदा जो है तो एक तो देश में बहुत दिनों से 70 सालों से मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते मतलब उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो तब से मतलब लोगों की मांग है कि भाई समान नागरिक कायदा होना चाहिए, और समान नागरिक कायदा होने से पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो सकता है। और ये कोई कानून मुस्लिम के विरोध में नहीं है। मुस्लिम समाज हमारा ही समाज है। देश का इतिहास ऐसा है कि एक जमाना 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद सारा देश बुद्धिस्ट था। बाद में शंकराचार्य जी आने के बाद पूरा देश हिंदू बन गया। हरिद्वार जिले के लक्सर में सड़कों पर परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। इस दौरान एआरटीओ ने स्कूल बसों को भी अपने जांच अभियान में रडार पर लिया है, जिसमें लक्सर के अलावा रुड़की समेत मंगलौर और लंढोरा में भी स्कूल बसों को रोककर उनका बारीकी से निरीक्षण हुआ है। इस दौरान कई स्कूल बसों में खामियां भी पाई गई, जिसके बाद एआरटीओ ने करीबन 20 से ज्यादा बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। एआरटीओ अखिलेश चौहान ने बताया कि आरटीओ के निर्देश पर ही 3 दिन स्कूल बसों की जांच का यह अभियान चलाया जा रहा है। तो कई स्कूल बसों में खामियां पाई गई हैं। लक्सर की सड़कों पर एआरटीओ का एक्शन देखा गया है। एक एक करके वाहनों को चेक किया जा रहा है, खासतौर से स्कूली बसों पर फोकस दिखाई दिया। तो 3 दिनों तक ये स्कूल बसों के जांच का अभियान चलने वाला है। आरटीओ के दिशा निर्देश पर ही आरटीओ की टीम ये जांच कर रही है। वाहनों के जो मानक होते हैं मेन जो है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ऐसी वाहन जो उनका मानक होता है उसमें कैमरा हो, जीपीएस हो, फर्स्ट हैंड बॉक्स हो, जो जिसकी विंडो होते हैं उन पर ग्रिल लगे हुए हों, ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो, उसके साथ जो है सहायक के रूप में कोई व्यक्ति हो। तो ऐसे जो वाहन अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 दिन का अभियान हमारा आरटीओ महोदय के द्वारा जो है चलाया गया है। ये कल से था 5, 6 और 7 ये जो है अभियान चलेगा। बीजेपी के उन नेताओं के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावनाएं हैं, जिन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें दायित्व से नवाज सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो राष्ट्रीय कार्य समिति से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी जल्द ही दायित्व बांट सकते हैं, और ये हम नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की ओर से कहा गया है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि दायित्व देने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन सरकार अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखती है। ऐसे में सरकार कार्यकर्ताओं को भी दायित्व देगी, लेकिन कब दिया जाएगा ये मुख्यमंत्री ही तय करेंगे। कैबिनेट का विस्तार करेंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत और डबल इंजन होने के बाद भी अभी तक 3 मंत्री पद खाली क्यों है, ये समझ से परे है। क्योंकि वैसे ही हमारा मंत्रिमंडल का आकार बहुत छोटा है, मात्र 11 मंत्री हमारे होते हैं, उसमें भी आप 3 पद खाली रखेंगे तो खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है। वहीं दूसरी ओर दायित्वधारियों को आप की बातें चल रही हैं। ऐसे में प्रदेश का जो कर्ज है वो 86,000 करोड़ तो आप लोग वैसे ही पहुंचा चुके हैं। अब ये दायित्वधारियों की अगर श्रृंखला बहुत लंबी होगी या फहरिस्त बहुत लंबी होगी, तो फिर कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर कर्ज का दबाव और बढ़ेगा। मसूरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में हुई है। मसूरी टिहरी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हो रखा है। अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल इस दौरान मौके पर तैनात रहा, तो लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मसूरी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई हुई है। जेसीबी अवैध निर्माण पर चलाई गई है। वहीं रुड़की के किशनपुर जमालपुर ग्राम में नेशनल हाईवे के किनारे संपर्क मार्ग पर कई साल से पानी भरा होने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। इसके कारण गांव के लोगों को परेशानियां होती हैं। उन्होंने
संपर्क मार्ग पर जाम किया है, धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की खबर मिलते ही तहसील प्रशासन और एनएच के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संपर्क मार्ग पर भरे पानी को निकालने और नाले की सफाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराने का प्रयास हुआ है, लेकिन ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा ये धरना जारी रहेगा। इसके बाद एनएच के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन बुलाई, नाला सफाई का काम भी शुरू कर दिया। और अब चमोली से बड़ी खबर है, जहां जल निगम कार्यालय पर ताला जड़ गया है। गंदे पानी की सप्लाई से परेशान स्थानीय लोग, गुस्साए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पेयजल योजना में फिल्टर टेंट न बनने से लोग नाराज हैं। गंदे पानी की समस्या लगातार बरकरार है। गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से लोग गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, अपनी नाराजगी प्रकट की है। पेयजल योजना में फिल्टर टेंट न बनने से लोग नाराज हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने की मजबूरी उनके सामने बन गई है। गंदे पानी की सप्लाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शन की ओर से किया गया है, नारेबाजी की गई है। जल निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। वित्त, शहरी विकास और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं की लागत को अनुमोदित किया है। लोक निर्माण विभाग की लागत को 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख किया गया है। जल संस्थान 3.5 लाख से 5 करोड़ बढ़ाया गया है, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 2 करोड़ 42 लाख अनुमोदित किया गया। इसी तरह कृषि विभाग का 1 करोड़ 40 लाख, मत्स्य 50 लाख, खेलकूद 70 लाख, सहकारिता 1 करोड़ 5 लाख समेत करीब 30 विभागों का परिव्यय नियोजन समिति ने अनुमोदित किया है। 37 विभाग, जिसमें से 6 विभाग 7 विभाग निष्प्रयोग स्थिति में थे, तो 30 विभागों के लिए 56 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है परिव्यय पास किया गया है, जिसमें वन विभाग का जो परिव्यय था उसको बढ़ाने का सहमति हमारे सदन ने दी है। और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने जो भी यहाँ उपस्थित थे, उसमें माननीय विधायकगण थे, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुखगण थे, तमाम डीपीसी मेंबर थे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो परिव्यय पास किया गया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन वहीं प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने डिग्री कॉलेज लोहाघाट परिसर में हरेला महोत्सव के तहत पौधारोपण किया है। पूर्व मंत्री पांडे के द्वारा बाज, बुरास, सुरई के पौधे लगाए गए हैं। कॉलेज परिसर में पौधारोपण हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज के छात्र छात्राओं को इन पौधों की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक दिन ये पौधे बड़े होकर हम सबको शुद्ध ताजी हवा देंगे और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। संरक्षण संवर्धन के निमित्त आज मुझे लोहाघाट आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से चंपावत विधानसभा की जनता का, इस जिले की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसे देश को और विश्व की मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबको एक करना और सबके कल्याण की बात करती है। अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां करनी सेना के संस्थापक को धमकी दी गई है। आनंद स्वरूप महाराज को हत्या की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की उन्होंने मांग उठाई है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धमकियों का सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आनंद स्वरूप महाराज को भी अब हत्या की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जान को खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि धमकियां दी जा रही। नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने पोस्ट किया था आनंद स्वरूप महाराज ने, जिसके बाद उन्हें हत्या की धमकी दी गई। अभी जब से हमने नुपुर शर्मा के समर्थन में, जब पूरे देश में मौलाना उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके बलात्कार की धमकियां दे रहे थे, उनको मारने की धमकियां दे रहे थे,
तब हमने अपनी बहन, अपनी बेटी के समर्थन में आकर के एक वीडियो बनाया था जिसको 50 लाख लोगों ने देखा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पूरी दुनिया से और विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के जितने मुल्ले हैं, मौलानाज हैं, उन्होंने और मुसलमान हैं, उन्होंने लगातार मुझे जान से मारने की, गर्दन काटने की धमकियां दे रहे हैं। ये जो लोग अभी यहाँ पे उदयपुर और वहां पे गर्दन काटे हैं, उन्होंने भी मुझे धमकियां दी और ऐसे तमाम धमकियां आ रही हैं जो कुछ आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख। वहीं जोशीमठ की अन्नपूर्णा सेवा समिति समूह ने लड्डू बनाकर तैयार किए हैं जिससे अच्छी आमद उनको हो रही है, इसलिए महिला समूह ने बिना किसी सरकारी मदद से इसका कार्य शुरू किया है। अब तक इस समूह से जुड़ी 20 महिलाओं को अच्छा स्वरोजगार मिल गया है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते उनका काम चौपट हो गया था। इस दौरान अब समूह को भारी नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा, लेकिन अब अच्छी खासी आमदनी उनको हो रही है। महिलाएं शुद्ध घी में इन बद्रीश लड्डुओं को बनाकर बद्रीनाथ धाम में जाकर बेच रही हैं। इस साल चल रही यात्रा के चलते महिलाओं को अच्छी आय की उम्मीद है। वहीं पौड़ी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से विकासखंड पौड़ी के धनाऊ मुल्ला में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। मकान के अंदर एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका बेटा सो रहा था। दीवार ढहने के चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मदद से उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। महिला के पति और बेटा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन महिला की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रामलीला की तालीम शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में करीब 1.5 सालों से रामलीला मंचन की शुरुआत की गई थी और दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर रामलीला की तालीम की कवायद आज शुरू हो गई है। वैसे तो अल्मोड़ा की रामलीला देश भर में मशहूर है। यहाँ के कलाकार उत्तराखंड के साथ विभिन्न देशों में जाकर भी रामलीला का मंचन करते हैं। अल्मोड़ा के हुक्का क्लब की रामलीला की बात ही कुछ और है। करीब 2 महीने पहले यहाँ रामलीला की तालीम शुरू हो जाती है। इस तालीम में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ पहुँचते हैं और अपनी सहभागिता देते हैं। यहाँ ये 45वीं रामलीला है लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब की, और इसमें नए परिवर्तन, नए वो देने का एक प्रयास संस्था के डायरेक्टर साहब ने, जैसा अभी आपने बताया कि उसी हिसाब से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 3 स्टेज में प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यही इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता तो यही है। और वैसे अन्य कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चलती रहती हैं, जो पहली बार बन गई थी वो लगातार उसी क्रम में चल रही है, और हमारा प्रयास रहता है कि इसे कैसे भी एक अच्छा स्वरूप प्रदान किया जाए। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से एक बार फिर आपदा जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते गदेरे में पानी का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। गदेरे के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग बसे हुए हैं, जिन पर बाढ़ का खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते मकानों की नींव खोखली हो चुकी है, जिससे कभी भी मकान ढह सकते हैं। मामले में उप जिलाधिकारी का यह कहना है कि जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में आपदा जैसे हालात ना बने, इसके लिए भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग 0 बैंड स्थित वाल्मीकि बस्ती और चमोली बाईपास में रात्रि को हुई तेज आंधी तूफान के चलते एक बड़ा पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस गोपेश्वर के जवान रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर मुख्य सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन